हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रेमेटी आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल खत्री और आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 टू 12 अक्टूबर 2025 के। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली न्यूज है अबाउट नेटो पाइपलाइन सिस्टम। तो रिसेंटली पोलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो नेटो पाइपलाइन सिस्टम एनपीएस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। नेटो पाइपलाइन सिस्टम के बारे में जानते हैं। इट वॉज सेटअप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू सप्लाई नेटो फोर्सेस विथ फ्यूल, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान इसको सेटअप किया गया था जिससे कि नेटो फोर्सेस को फ्यूल दिया जा सके। अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर लॉन्ग है ये पाइपलाइन। 12 नेटो कंट्रीज को कवर करती है और इसकी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 4.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये किन किन स्पॉट्स को लिंक करती है? स्टोरेज डिपोज, मिलिट्री एयरबेसेस, सिविल एयरपोर्ट्स, पंपिंग स्टेशंस, ट्रक एंड रेल लोडिंग स्टेशंस, रिफाइनरीज एंड एंट्री और डिस्चार्ज पॉइंट्स, इन सबको ये लिंक करती है। तो ये बेसिकली आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। The next important news is about monoethylene glycol. इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6O2। बेसिकली रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को अपील किया है कि वो मोनोइथाइलाइन ग्लाइकोल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे इथाइलिन ग्लाइकोल या केवल ग्लाइकोल भी कहा जाता है। ये एक विस्कस लिक्विड है और इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है? क्लियर एंड कलरलेस अपीयरेंस है इसकी, और इसका स्वीट टेस्ट है और जनरली इसका कोई भी ओडर या स्मेल नहीं आती है। ये अल्कोहल और वाटर दोनों के साथ ही मिसेबल है, दोनों के साथ ही मिक्स किया जा सकता है। और ये कैसे बनता है? ये वाटर और इथाइलिन ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होने से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यानी कि ये अपनी सराउंडिंग से वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से इसका यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में भी होता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बेसिकली बहुत ही लो होती है, इसी की वजह से इसको सेफ माना जाता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस के लिए। ये कूलेंट की तरह या फिर हीट ट्रांसफर एजेंट की तरह भी यूज होता है और साथ ही साथ गैस पाइपलाइंस में ये हाइड्रेट इनहिबिटर की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डार्क स्टार्स। रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एविडेंसेस निकाले हैं जिससे ये पता लगता है कि डार्क स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट स्टार्स में से रहे होंगे और ये स्टेलर इवोल्यूशन, यानी कि जो स्टार्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको जैसे जैसे इवॉल्व हुआ होगा तो उसके फर्स्ट फेज को रिप्रेजेंट करते होंगे। यहाँ पे डार्क स्टार्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्ली यूनिवर्स के टाइम पे पाए जाते होंगे। ये एक्चुअली डार्क नहीं होते हैं, बस ये है कि ये विजिबल लाइट को इमिट नहीं करते हैं और इसी वजह से ये फेंट होते हैं और इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि ये लाइट इमिट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये डार्क मैटर की हीटिंग से ही पावर्ड होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर्ड नहीं होते हैं और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म भी होते हैं, बहुत ही कॉम्प्रेस भी होते हैं और बहुत ही जाइंट साइज के भी होते हैं। यहाँ पे ये सन के मुकाबले कम से कम 400 टू 2 लाख टाइम्स वाइडर होते हैं और 500 टू 1000 टाइम्स तक मैसिव होते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कंप्रेसिव एस्फेक्सिया। बेसिकली टीवी के रैली में एक स्टैम्पेड हुआ था जिसमें डेथ टोल 41 पहुंच चुका है और डॉक्टर्स ने इन डेथ्स का, इन फैटलिटीज का जो कारण है वो बताया है क्राउड क्रश के कारण होने वाला कंप्रेसिव एस्फेक्सिया। तो यहाँ पे एस्फेक्सिया और कॉम्प्रेसिव एस्फेक्सिया दोनों के बारे में ही जानेंगे। तो एस्फेक्सिया में बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी है उसको जो नीडेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता है और इसी के कारण एक पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है या इवन उसकी डेथ भी हो सकती है कि क्योंकि उसको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं मिला था। यहाँ पे कॉम्प्रेसिव एस्फेक्सिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो पर्सन सफर कर रहा है उसको कोई ना कोई आउटसाइड फोर्स उस पर वर्क कर रहा होता है जिस वजह से उसकी जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता है ब्रीदिंग के लिए। नॉर्मली कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है तो उसकी चेस्ट एक्सपैंड होती है, बट इस केस में क्योंकि आउटसाइड फोर्स भी लग रहा होता है बाहर से, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में धक्का मुक्की हो रही है भीड़ में, तो उसको आउटसाइड फोर्स भी सफर कर रहा होता है वो, इस वजह से उसकी चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो पाती, इसी की वजह से उसके लंग्स क्रश हो जाते हैं और एयर नहीं ले पाते हैं।
Next news is about Baratang Island. Recently, India's only mud volcano at Baratang in Andaman and Nicobar group of islands has again erupted. यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रही है इसमें बैराटंग आइलैंड की लोकेशन मार्क की हुई है, ये आपको अपने एटलस में जरूर मार्क करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. बैराटंग आइलैंड के बारे में जानेंगे. ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ साइड में 150 किलोमीटर अवे लोकेटेड है. ध्यान रखना है आपको, ये पूरे इंडिया का और साथ ही साथ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अकेला मड वॉल्केनो है. इसके अलावा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी मड वॉल्केनो नहीं है. ये 2005 में इरप्ट हुआ था ओशियानिक सीस्मिक शिफ्ट्स की वजह से और यहाँ पे जरावा ट्राइब पाई जाती है. इसके बाद हम मड वॉल्केनो के बारे में भी समझेंगे. तो मड वॉल्केनो क्या है? बेसिकली कुछ ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें मड, वाटर और गैसेस का मिक्सचर इरप्ट होता है और इसी की वजह से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रू वॉल्केनो की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे मॉल्टन लावा इरप्ट नहीं होता है जो बाकी सभी तरह के वॉल्केनोज में इरप्ट होता है. यहाँ पे जो एक मड स्लरी के रूप में इरप्शन होता है, साथ ही साथ गैसेस इरप्ट होती हैं. कौन कौन सी गैसेस इरप्ट होती हैं? जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सी हार्मफुल गैसेस इरप्ट होती हैं. इनकी साइज होती है 1 मीटर से लेके 7 मीटर हाई और 1 मीटर से लेके 10 किलोमीटर वाइड. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेलिंगटन आइलैंड. रिसेंटली जो वाटर मेट्रो टर्मिनल्स बने थे मैटनचेरी और वेलिंगटन आइलैंड में, उनका इनॉग्रेशन हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वेलिंगटन आइलैंड जो है वो केरला के कोची एरिया में सिचुएटेड है. ये एक मैन मेड आइलैंड है और लॉर्ड वेलिंगटन जो भारत के वायसरॉय रह चुके हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसरॉय कौन से ईयर में रहे थे. तो ये आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है. यहाँ पे इंडियन नेवी का कोची नेवल बेस सिचुएटेड है. साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी और पोर्ट ऑफ कोची भी सिचुएटेड है. वेलिंगटन आइलैंड मेनलैंड से वेंडुरुथी ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप. बेसिकली ये साउथ अफ्रीका के नदन केप प्रोविंस में लोकेटेड है और ये एक एरे ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स है, यानी कि यहाँ पे बहुत से रेडियो टेलीस्कोप्स आपस में कनेक्टेड हैं. यहाँ पे बेसिकली 64 रिसेप्टर्स हैं जिनका डायमीटर है 13.5 मीटर और ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे लगे हुए हैं और जो मैक्सिमम डिस्टेंसेस है इनके बीच में वो है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस. और ये स्पेस से रेडियो सिग्नल्स जो आते हैं उनको यूज करते हैं जिससे कि इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी किया जाए. यहाँ पे बेसिकली ये जो मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप है इज करेंटली द मोस्ट पावरफुल रेडियो इंटरफेरोमीटर एट सेंटीमीटर वेवलेंथ्स. एंड मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप एक प्रीकर्सर की तरह है स्क्वायर किलोमीटर अरे SKA प्रोजेक्ट का, जिसका एम है टू बिल्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड. ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक्सरसाइज कोंकण 25. बेसिकली ये एक्सरसाइज इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे हुई है और ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ यूके. यहाँ पे इंडिया की साइड से INS विक्रांत का पार्टिसिपेशन रहा है. ये एक्सरसाइज रीअफर्म करती है इंडिया और यूके का शेयर्ड कमिटमेंट टू इंश्योर सिक्योर ओपन एंड फ्री सीज. साथ ही साथ ये इंडिया यूके विजन 2025 में आउटलाइन की हुई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी एग्जाम्पलीफाई करती है. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मिगला पास. रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख के मिगला पास से होने वाली वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है और इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर हुआ है. मिगला पास के बारे में जानेंगे. ये लद्दाख के चैंगथंग प्लेट्यू में लोकेटेड है और यहाँ पे 19,400 फीट की हाइट पे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई गई है जो कि लिकारू मिगला फुकचे को आपस में कनेक्ट करती है. यहाँ पे जो रोड बनाई गई है इसमें बहुत से एडवांस फीचर्स हैं जिससे कि हैश विंटर्स, शिफ्टिंग ग्लेशियर्स और ऑक्सीजन थिन एयर को भी टॉलरेट कर पाए और इसी कारण से ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑल सीजन रोड की तरह देखी जा रही है. प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में बात करेंगे.
बेसिकली लद्दाख रीजन में रोड्स के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च हुआ था 1985 में, और इसकी वजह से इंडियन आर्मी को बहुत से ऑपरेशंस में मदद मिली है। प्रोजेक्ट हिमांक ने बहुत ही अच्छा काम किया है इन रिस्टोरेशन ऑफ रोड कम्युनिकेशन, क्लियरिंग लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, स्नो क्लियरेंस एंड ओपनिंग ऑफ एयरफील्ड्स। चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो रीजन है वहां पे भी ये रोड्स के मेंटेनेंस का काम करता है, जिससे कि स्ट्रैटेजिक एरियाज को एक्सेस किया जाए। साथ ही साथ ऑपरेशन विजय के दौरान लेह मनाली और जोजिला एक्सेस पे भी रोड्स के जो डेवलपमेंट का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर हुआ है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड्स। रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022-23 ईयर के लिए माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं राष्ट्रपति भवन में। सबसे पहले इन अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। ये जो अवार्ड्स हैं माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 1993-94 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। इस स्कीम के अंडर ऐसे यूथ्स को ऑनर किया जाता है, ऐसे युवाओं को सम्मानित किया जाता है जो सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग की फील्ड में काम कर चुके हैं। हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं? टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस के लिए दिए जाते हैं हर साल। नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली सेक्टर स्कीम है जो कि 1969 में लॉन्च की गई थी, और इसका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है वो बेसिकली महात्मा गांधी के आइडियल्स के ऊपर ही आधारित है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा, जो भी विद्यार्थी वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस देते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो कैरेक्टर है, उसमें और ज्यादा निखार आ सके। यहाँ पे 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू टेक पार्ट इन वेरियस गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। Next news is about Black Sea. Recently, Russia destroyed more than 250 Ukrainian drones, mostly over its southwest and Black Sea. ब्लैक सी के बारे में जानेंगे। ये अटलांटिक ओशियन का एक मार्जिनल सी है और 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इसका एरिया है। ये यूरोप के साउथ ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड एक इनलैंड सी है, और क्योंकि ये इनलैंड सी है इसलिए इसकी सैलिनिटी भी बहुत ही कम है। ये रफली ओवल शेप का है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी जो शेप है ये रफली ओवल है। अब इसके बॉर्डरिंग रीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके वेस्ट में बाल्कन पेनिनसुला सिचुएटेड है, और ईस्ट में इसके कॉकसस माउंटेन्स हैं। यहाँ पे इसके नॉर्थ में ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और साउथ में टर्की का एनाटोलिया रीजन सिचुएटेड है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। तो सबसे पहले इसके साउथ साइड में टर्की सिचुएटेड है, फिर इसके वेस्ट साइड में देखेंगे बल्गेरिया और रोमानिया सिचुएटेड है, उसके बाद नॉर्थ साइड में यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में रशिया लोकेटेड है, और ईस्टर्न साइड में इसके जॉर्जिया लोकेटेड है। तो आपको इसकी कंट्रीज जरूर ध्यान रखनी है, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। ये कंट्रीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, और ब्लैक सी की लोकेशन भी आप अपने एटलस में जरूर मार्क कीजिएगा। इसके अराउंड जो कोस्ट लाइन है उसमें सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको रशिया की मिल जाएगी 2300 किलोमीटर, उसके बाद टर्की की कोस्ट लाइन और यूक्रेन की कोस्ट लाइन आती है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ब्लैक सी है वो मेडिटेरेनियन सी से कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी से एजियन सी कनेक्टेड है, फिर एजियन सी से सी ऑफ मरमरा कनेक्टेड है डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू, और उसके बाद सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी कनेक्टेड है बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। यहाँ पे ब्लैक सी ऑफ अजोव से कर्च स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। जो मेन यूरोपियन रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती हैं वो है डैन्यूब, नीपर, सदनबर्ग, रियोनियन, नीस्टर।